हाय 2022 में एक स्लो स्टार्ट के बाद अब लग रहा है इंडिया की प्राइमरी मार्केट ने गियर बदल लिया है। आईपीओ स्पेस में फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है और आने वाले हफ्तों में कई कंपनीज अपने आईपीओज लेके आ रही हैं। ऐसे ही एक कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम्स। डीसीएक्स सिस्टम्स के आईपीओ की ओपनिंग डेट 31 अक्टूबर यानी कि आज है और क्लोजिंग डेट 2 नवंबर यानी कि वेंसडे है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के एडवांटेजेस और रिस्क और आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। DCX Systems Limited इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स और केबल हार्नेसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड रेवेन्यू। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए केबल असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक किट्स प्रोवाइड करती है। केबल असेंबलीज के अंडर कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज केबल और वायर हार्नेस असेंबलीज प्रोवाइड करती है। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो वायरिंग हार्नेस या फिर केबल हार्नेस इलेक्ट्रिक केबल्स और वायर्स का ग्रुप होता है जो सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पास करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कंपनी अपने क्लाइंट्स को वॉर्स में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रेडार, सेंसर, सर्वेलेंस, मिसाइल्स वगैरह के सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में भी सपोर्ट करती है। और तो और कंपनी इन सब में यूज होने वाले वो पार्ट्स जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है उस पर लाइफ टाइम प्रोडक्ट रिपेयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्शन रेडी किट्स भी सप्लाई करती है। यानी कि ओवरऑल बेसिस पे डीसीएक्स सिस्टम्स डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और वायरिंग हार्नेसेस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके बारे में, यानी कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को केटर करती है जो डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज में इंटीग्रेट किए जाते हैं। बदलते वॉरफेयर टैक्टिक्स और एडवांस बैटलफील्ड मैनेजमेंट की वजह से कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करने की नीड बढ़ गई है और यही अपग्रेडेशन की नीड की वजह से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में हमें आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड एंड कंट्रोल और अपग्रेडेड सर्वेलेंस नीड्स जैसे फैक्टर्स इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को पुश करेंगे। ग्लोबली अगर देखें तो टोटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट का 32% स्पेंडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाता है। एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ग्लोबल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का एस्टिमेटेड मार्केट साइज $142 बिलियन का आंकड़ा छू लेगा और माना जा रहा है कि 2030 तक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6.6% CAGR से ग्रो करेगा और लगभग $237 बिलियन का हो जाएगा। ये तो बात हुई ग्लोबल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, लेकिन इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंडिया डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को मेड इन इंडिया स्टैम्प के साथ डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। हमारा देश आज डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन प्रोसेस में हर एक स्टेप पर वैल्यू एडिशन करने का प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के ऊपर स्ट्रांगली फोकस किया हुआ है और उसे डेवलप करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। प्लस डिफेंस PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इलेक्ट्रॉनिक सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट प्लेयर्स को आउटसोर्स कर रही हैं, जो हमें बताता है कि प्राइवेट कंपनीज को इस मार्केट में सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है, जो इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए आने वाले समय में एक की ड्राइवर साबित हो सकता है। साल 2022 में इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट का मार्केट साइज लगभग $2,577 मिलियन पे एस्टिमेट किया जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होकर $7,204 मिलियन का हो सकता है। 2022 से 2030 के बीच इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 13.71% CAGR से ग्रो हो सकता है। पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट केबल हार्नेस और वायरिंग को कैसे भूल सकते हैं, और इसलिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के इंडिजनाइजेशन और डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है कि केबल और वायर हार्नेसिंग सेगमेंट में भी इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। इंडिया में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक और ग्रोथ ड्राइवर है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और
और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR सॉल्यूशंस में डेवलपमेंट और एडवांसमेंट, पर्टिकुलरली रेडार सिस्टम्स में। आज भी कई इंडियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी पैसिव रेडार सॉल्यूशंस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के पैसिव रेडार्स इंडिजिनस एक्टिव रेडार सिस्टम से रिप्लेस हो सकते हैं। अगर मोटा मोटा समझें तो एक्टिव रेडार एक्टिवली पल्सेस को सेंड करता है और रिटर्न सिग्नल्स को रिसीव करता है, वहीं पैसिव रेडार दूसरे रेडार से आने वाले रिटर्न पल्सेस को सुनता है। और ये पैसिव टू एक्टिव रेडार सॉल्यूशंस का शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक रेडार मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंटीग्रेशन और साथ ही में रिलेटेड केबलिंग वर्क्स के रूप में डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की तो बात हमने कर ली, अब चलिए समझते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू सेगमेंट्स के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को फिलहाल 3 बिजनेस वर्टिकल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला सेगमेंट है सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, जहां अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके एक सिंगल फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जाता है। कंपनी अपने कस्टमर्स को उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट असेंबली और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्लस वो उनके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स के लिए रिपेयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है एट अराउंड 96.36%। इसके अलावा इस सेगमेंट में DCX कॉम्प्लेक्स, हाई एंड और हाई पावर माइक्रोवेव मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। माइक्रोवेव मॉड्यूल्स की एप्लीकेशन रेडार्स, एंटेनास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, रिसीवर सब सिस्टम्स और मिसाइल सिस्टम्स जैसे एरियाज में होती है। सेकंड सेगमेंट है केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज। DCX सिस्टम्स एक वाइड रेंज ऑफ केबल्स एंड वायर हार्नेस असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल्स, कोएक्सियल, मिक्स सिग्नल, पावर केबल्स। और कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सेंसर्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल्स में यूज होने वाले डेटा केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। इस सेगमेंट से कंपनी अराउंड 3.24% रेवेन्यू अर्न करती है। और थर्ड सेगमेंट है किटिंग। इस सेगमेंट में कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स के लिए असेंबली रेडी किट सप्लाई करती है, जिसमें कंपनी बेसिक कंपोनेंट्स के प्रोक्योरमेंट से लेकर स्टोरेज तक सारे काम करती है। यह सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू में सिर्फ अराउंड 0.4% ही कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से उनकी ग्रोथ काफी इंप्रेसिव और रैपिड रही है। DCX सिस्टम्स के रेवेन्यू फिस्कल 2020 और फिस्कल 2022 के बीच 56.64% से ग्रो हुए हैं। एरोस्पेस और डिफेंस के अलावा कंपनी के पास कई दूसरे सेक्टर्स जैसे कि स्पेस और रेलवेज को केटर करने वाले 26 फॉरेन और डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, जिनमें से कुछ हैं एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और तो और कंपनी शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या शॉर्ट में EMS जैसे सेगमेंट्स में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। MRO और EMS मार्केट में कंपनी के लिए आने वाले समय में पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है, स्पेशली EMS मार्केट में। DCX सिस्टम्स आज के दिन कई फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEMs के लिए एक प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर यानी कि IOP है। सिंपल टर्म्स में समझें तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडियन डिफेंस डील जीतती है तो उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ पार्ट इंडियन डिफेंस कंपनीज या इंडियन डिफेंस पार्टनर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे डिफेंस प्लेयर्स को स्किल्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद मिलती है। DCX सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेस असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ELTS सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लार्जेस्ट इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स में से एक है। इसके अलावा कंपनी 2020 में ही बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस SEZ पार्क में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की थी। चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कंपनी के लिए फायदे की बात यह है कि कंपनी का बिजनेस टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आने से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। इसका मेन रीजन यह है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंपनी के क्लाइंट्स होल्ड करते हैं। इनफैक्ट कंपनी की इन हाउस टीम खुद भी कोई टाइप की टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव के बारे में अपने क्लाइंट्स को अपडेट करती रहती है। इन सबके रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग जरूरी होती है वो कंपनी के एम्प्लॉइज को उनके क्लाइंट ही टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं।
एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात कंपनी के लिए ये होती है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है तो इवन वो इक्विपमेंट्स का खर्चा या फिर इक्विपमेंट्स भी कंपनी के क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। कंपनी के पास गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड और दूसरे क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस भी हैं जो एक तरह से कस्टमर्स के स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसकी वजह से कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स एक्वायर करना काफी इजी हो जाता है। कंपनी की बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस एसईजी पार्क में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उनके लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन रीजन है कंपनी के की डोमेस्टिक कस्टमर्स। कंपनी के की डोमेस्टिक कस्टमर्स सेम सिटी में होने की वजह से कंपनी आज उन्हें शॉर्टर डिलीवरी टाइम प्रोवाइड कर पाती है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने की वजह से कंपनी को कई टैक्स और ड्यूटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब ये तो हुई कुछ स्ट्रेंथ्स, चलिए अब देखते हैं थ्रेट्स या कुछ वीकनेसेस के बारे में। कंपनी ने अपने OEM क्लाइंट्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म परचेज अग्रीमेंट नहीं किया है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 2021 के टोटल रेवेन्यू का अराउंड 87% तो टॉप 3 क्लाइंट से आता है और अगर टॉप 10 क्लाइंट्स को देखें तो ऑलमोस्ट 99% रेवेन्यू इन क्लाइंट से आता है। मतलब कोई भी रीजन के चलते अगर कंपनी के टॉप क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट भी ऑर्डर कैंसिल करता है या कम क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करता है तो ये कंपनी के रेवेन्यू पर एक बुरा असर दिखा सकता है। कंपनी के लिए एक और देखने वाली बात है उनके सप्लायर्स का कॉन्सेंट्रेशन। 2021 में कंपनी के टॉप 5 सप्लायर्स का कॉन्सेंट्रेशन ही अराउंड 93% है। अब नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज इतनी थ्रेटनिंग शायद ना लगे, पर रिसेंटली जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जैसे कि कोविड की वजह से लॉकडाउन्स, चाइना में चल रहे स्लो डाउन या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, इन सब की वजह से हमें ये भी समझना जरूरी है कि अगर कंपनी को कोई एक सप्लायर के पास से भी सामान लेने में दिक्कत होती है तो वो कंपनी के ऑपरेशंस को कितना इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर डालते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको टेबल में टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर्स दिखाए हैं फाइनेंशियल ईयर 20, 21 और 22 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में हमको ओवरऑल एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये फिगर 465.22 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 21 में 683.24 पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फर्दर इंक्रीज होके 1102 पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो इसमें भी हमें एक स्टेडी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 9.74 से ये फिगर इंक्रीज होके 29.55 करोड़ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 21 में और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 66 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 6.07% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5.98% का, EPS है 8.48 पे, PE रेशियो है 24.41 का, जहां पे इंडस्ट्री का PE है 35.5 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 4.3 का। ROE की बात करें तो ये 56.41% पे है, ROCE 14.03% पे है, 3 ईयर सेल्स CAGR 54% पे है और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR 143 पे है। अब डिस्कस करते हैं IPO की डिटेल्स के बारे में। IPO की ओपनिंग डेट है 31 अक्टूबर 2022 यानी कि आज। इसकी क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर की यानी कि वेंसडे। IPO का प्राइस बैंड है 197 से 207 रुपीज का और इसका लॉट साइज है 72 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 500 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 100 करोड़ का। इस IPO की लिस्टिंग डेट है 11 नवंबर 2022। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस DCX सिस्टम्स के बारे में। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये भी रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.